Welcome to WeLearn. This is session number 16 of Multimedia Computing. In this session, we are going to cover following topics. Firstly, multimedia file systems, its file structure and placement on the disk, disk scheduling algorithm, and last one, continuous media file system. First of all, file structure and placement on the disk. In your conventional file system, the main goal of file organization is just to make efficient use of the storage capacity. That is to reduce your internal and external fragmentation and to allow arbitrary deletion and extension of your files. कन्वेंशनल फाइल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारा मेन गोल जस्ट ये था कि हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज़ करें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यूज़ करके मींस डिस्क फ्रेगमेंटेशन हमें ये चेक करना कि हमारे जो फाइल ने स्पेस दे रखा है कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रहा लाइक एक ब्लॉक 200 की मेमोरी चाहिए थी उसे और हमने उसको 500 के एलोकेट कर रखा है सो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर स्टोरेज कैपेसिटी इन कन्वेंशनल वी आर डीलिंग इन दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. On the other hand, if we are talking about multimedia systems, the main goal is to provide a constant and timely retrieval of data. Internal fragmentation occurs when blocks of data are not entirely filled. मल्टीमीडिया सिस्टम में मेन गोल हमारा होता है डाटा को हम कितनी से जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं और वो भी टाइम टू टाइम बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मीडिया एक साथ वर्क कर रहे हैं लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वीडियो आगे जा रही है और ऑडियो बहुत देर में आपको सुनाई दे रही है सो timely and constant retrieval of the data is the main goal for our multimedia system. On average, the last block of a file is only half utilized. The use of your large blocks lead to a larger wastage of your storage space due to this internal fragmentation because जैसे हम internal fragmentation में work करते हैं तो वो अपने according files के storage space में से जो exact memory का space है उसमें से जो भी उसका मन करता है वो ब्लॉक उठाता है और आपकी फ़ाइल को स्टोर कर देता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ब्लॉक का साइज़ बहुत ज़्यादा था लाइक इट हैज़ एन स्पेस ऑफ 700 बट वी आर स्टोरिंग जस्ट 200 MB फाइल इन इट सो दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर स्टोरेज स्पेस और स्टोरेज डिवाइस. This particular is the case of your internal fragmentation, but on the other hand, in external fragmentation, we mainly occurs when the files are stored in contiguous ways. Means एक के बाद जस्ट हमने स्टोर कर रखी है सो उसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर कर हो जाता है. आफ्टर द डिलीशन ऑफ द फाइल द गैप कैन ओनली बी फिल्ड बाय द फाइल विद द सेम और अ स्मॉलर साइज. लाइक आपने 200 MB स्पेस की फ़ाइल को डिलीट किया है तो उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सिर्फ उतने ही साइज़ की या उससे कम साइज़ की फ़ाइल ही फिट हो सकती है. सो वो स्पेस उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑलरेडी एक फ़ाइल स्टोर है एंड राइट हैंड साइड पे भी है तो वो स्पेस आपके लिए एक वेस्टेज स्पेस हो जाता है जब तक कि उतने ही साइज़ की फ़ाइल आपके पास अवेलेबल ना हो. दिस इज पर्टिकुलर इज अ केस ऑफ योर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. सो देयर आर यूजुअली स्मॉल फ्रैक्शंस बिटवीन टू द फाइल्स दैट आर नॉट यूज्ड. Storage space for continuous media is just wasted. Advantages for this particular is first one is flexible means फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपको आप अपना डाटा कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं और उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंडली एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज अवॉइडेड एंड द सेम डाटा कैन बी यूज्ड बाय सेवरल स्ट्रीम्स. Thirdly, even using only one stream might be of advantage. For instance, it is possible to access one block twice. And lastly, due to the large seek operation, during your playback, large buffers must be provided to smooth jitter at the data retrieval phase. Means एक ही चीज़ अगर आपको बार बार प्ले करनी है तो फर्स्ट टाइम तो वो बफरिंग होने में टाइम लगता है बट सेकेंड टाइम इट इज़ ईजी फॉर यू और टाइमली फॉर यू टू व्यू दैट पर्टिकुलर डाटा. Now, problems related to this are long initial delays as the retrieval of continuous media. जैसे कि हमने अभी कहा कि हमारा जो डाटा रिट्रीवल होता है फर्स्ट टाइम में बफरिंग होने में वो अपना टाइम कंज्यूम करता है. सो इनिशियल डिलेज होते हैं स्टार्टिंग में जब आप कोई कॉन्टीन्यूस मीडिया लाइक आप कोई ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं. सेकेंडली रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर रेट with the upcoming disk arrays which might have 100 or more parallel heads. The projected seek and latency time of less than 10 milliseconds and also a block size of 4 kilobytes at a transfer rate of 0.32 gigabits per second. That will be achieved by this restricted transfer rate. So transfer rate is very restricted.
हमें इतने रेट टाइम के अंदर पर्टिकुलर इतना ट्रांसफ़र रेट चाहिए, इससे ना तो कम ना ज़्यादा, एक रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आपका टाइम. For this, we have disk scheduling algorithms. The main goal of traditional disk scheduling algorithm are just to reduce the cost of seek operation and to achieve a high through output and to provide fair disk access for every process. Now, प्रीवियसली जब हमने डिस्क शेड्यूलिंग हमारी ट्रेडिशनल टाइम में होती थी, जस्ट उनके एल्गोरिथम का मेन पर्पस था आपके सीक टाइम को रिड्यूस करना या फिर उस कॉस्ट को रिड्यूस करना जो आप सीक ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. मोर ओवर कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्रूपुट उससे गेट कर सकें. बट द एडिशनल रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय योर मल्टीमीडिया सिस्टम मेक ट्रेडिशनल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इनकन्वीनियंट फॉर योर मल्टीमीडिया सिस्टम. लाइक इन रियल टाइम जब हम ऑडियो और वीडियो लाइक कॉन्टीन्यूस डाटा के अंदर डील करते हैं, तब वो ट्रेडिशनल जो एल्गोरिथम्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोवाइड नहीं होते. Systems without any optimized disk layout for the storage of continuous media depend far more on reliable and efficient disk scheduling algorithms than other. In case of your continuous storage, scheduling is only needed to serve requests from the multiple streams concurrently. Means एक साथ बहुत सारी streams में से request serve करनी पड़ती है अगर हम continuous storage में deal कर रहे हैं. The overall goal of disk scheduling in multimedia is just to meet the deadline of all time critical tasks. मल्टीमीडिया में मेन एम होता है आपके उस टाइमली और करेक्टली उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना. तो अगर आप कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो उसका फर्स्ट टास्क होना चाहिए या फर्स्ट गोल होना चाहिए अपनी डेडलाइंस को मीट करना, जो कि एक टाइम क्रिटिकल टास्क के अंदर हमें मेंटेन करनी होती है. नाउ, earliest deadline first is the first disk scheduling algorithm related to your multimedia file system. EDF scheduling strategies described for CPU scheduling but used for your file system issue as well. Here the block of the stream with the nearest deadline would be read first. इसके अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगे हमें ब्लॉक से, बट हम उन्हीं ब्लॉक्स को सबसे पहले हैंडल करेंगे जिनका नियरेस्ट डेडलाइन टाइम होगा. Or EDF, that is your earliest deadline first, is most often applied as a primitive scheduling schemes. The cost of primitive or permutation of a task and scheduling of another task are considerably high. Primitive means अगर एक टाइम पे हमने CPU को उस पर्टिकुलर फाइल को एलोकेट कर रखा है और नेक्स्ट मोमेंट एक नया फाइल रिक्वेस्ट आई है और ब्लॉक रिक्वेस्ट आई है जिसका डेडलाइन टाइम उस प्रीवियस डेडलाइन टाइम से बहुत पहले है, सो हम पहली वाली प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए वेटिंग स्टेज में डाल देंगे और करंटली रिसीव्ड जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है हम उसको प्रोसेस करेंगे. इस केस के अंदर आपकी जो कॉस्ट होती है लाइक पहले प्रिमिट करने में और उसके बाद शेड्यूल करने में कोई दूसरा टास्क, तो वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इन केस ऑफ योर अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट. इन EDF इट मस्ट बी अडेप्टेड और कंबाइंड विद योर फाइल सिस्टम स्ट्रैटेजीज. Second one is scan earliest deadline first, that is scan EDF. This strategy is the combination of the scan and your EDF mechanism. The seek operation of the scan and the real time guarantees of EDF are combined in the following way. Like firstly, the request which the earliest deadline is always served first, and among the requests with the same deadline, the specific one that is first according to your scan direction is served first among the remaining request. EDF का कंसेप्ट और स्कैन का कंसेप्ट, हमें ये दोनों कंसेप्ट मिला के एक स्कैन अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया है. जस्ट बिकॉज कि हम इन दोनों को लाइक स्कैन के अंदर आपको सीक ऑप्टिमाइजेशन मिलती है और EDF में रियल टाइम गारंटीज मिलती है. सो इन दोनों को ऑपरेशंस को अचीव करने के लिए हमने इन दोनों एल्गोरिथम्स को एक साथ क्लब कर दिया है. फर्स्टली जब रिक्वेस्ट आती है हम अर्लीस्ट डेडलाइन एल्गोरिथम को यूज़ करके ये चेक करते हैं कि किसकी डेडलाइन सबसे पहले कम हो रही है या फिर सबसे पहले हमें प्रोसेस करना चाहिए जस्ट बाय सीइंग कि किसकी डेडलाइन सबसे ज़्यादा कम है. जब हमें वो प्रोसेस मिल जाती है तो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें डेडलाइन सबकी सेम होती है. उस टाइम पे आप स्कैन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे. मींस जिस डायरेक्शन के अंदर आप स्कैन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ही जो पहले प्रोसेस आएगी आप सबसे पहले उसी को सर्व करेंगे रादर देन कोई दूसरी रिक्वेस्ट जो उसकी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में है. Next is group sweeping scheduling, that is GSS. With GSS, requested
are served in cycles, or we call them as round robin manner. To reduce discount moments, the set of n streams is divided into your G groups and groups served in fixed order. Individual streams within a group are served according to your scan algorithm, and therefore it is also not fixed at which time or order individual streams within the group are served or not. मीन्स अगर हम स्कैन एल्गोरिथम यूज़ करें तो अगर मेरी राइट डायरेक्शन स्कैनिंग की है तो राइट साइड में जो रिक्वेस्ट है हम उनको प्रोसेस करेंगे, और अगर लेफ़्ट डायरेक्शन है तो लेफ़्ट साइड की. तो ये फिक्स नहीं है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रीम को आप कितने टाइम में सर्व करते हैं एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर n नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हैं जिन्हें आपने अलग अलग ग्रुप करके जी ग्रुप बना दिए हैं, लाइक G1, G2, G3 सॉन अप. In one cycle, a specific stream may be the first to be served, but in another second or another cycle, it may be the last in the same group. A smoothing buffer which is sized according to the cycle time and the data rate of the stream assures continuity. If the scan algorithm strategy is applied to all stream of cycle without any grouping, the playout of a stream can't be started until the end of the cycle of its first retrieval is reached. As the data must be buffered in your GSS, that is group sweeping scheduling, the playout can be started at the end of the group in which the first retrieval takes place, whereas in your scan requires buffers for all the streams, but in GSS the buffer can be reused for each group. स्कैनिंग एल्गोरिथम के अंदर और स्कैन एल्गोरिथम में हर स्ट्रीम के लिए हम एक नया बफर डिज़ाइन करते हैं, बट ग्रुप स्वीपिंग शेड्यूलिंग के अंदर हम एक ही बफर को अलग अलग ग्रुप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. इन दिस मेथड इट इज़ ensured दैट ईच स्ट्रीम इज सर्व्ड ओनली इन ईच साइकिल. GSS is trade-off between the optimization of buffer space and your arm movements. Next algorithm is mixed strategy algorithm for your disk scheduling. In this mixed strategies, this verb was introduced based on the shortest seek. We also call them as greedy strategies and the balanced strategies. Every time data are retrieved from the disk, they are transferred into buffer memory, which is allocated for the respective data streams. From there, the application process remove them one by one. Initially जब डाटा हमें स्टोर करना होता है या फिर डाटा रिट्रीव करना होता है तो हम डिस्क से करते हैं, जो कि ट्रांसफर्ड होता है उस डाटा को हम बफर मेमोरी में, क्योंकि हमें जब एक्सेस करते हैं नॉर्मली डाटा आप बफर मेमोरी से ही एक्सेस करते हैं. तो बफर मेमोरी में डाटा लाने के लिए फर्स्टली आपको डिस्क तक जाना होता है, वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र आप बफर मेमोरी में करते हैं, एंड देन ओनली द एप्लीकेशन प्रोसेस रिमूव दैट डाटा वन बाय वन. The goal of scheduling algorithm is firstly to maximize the transfer efficiency by minimizing seek time and latency time. मीन्स कितने टाइम में आपका रीड राइट हेड मूव कर रहा है या फिर कितने टाइम में अपने करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए. इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का गोल है उस पर्टिकुलर टाइम को मिनिमाइज करना. सेकेंडली, टू सर्व प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स विद अ लिमिटेड बफर स्पेस. With your shortest seek, the goal first is served. The balanced strategy chooses the process which has the least amount to buffer data for the service because this process is likely to run out of data. The crucial part of this particular algorithm is the decision of which of the two strategies must be applied, whether greedy or balanced one. So for the employment of your shortest seek, टू क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड. अगर शॉर्टेस्ट सीक को अप्लाई करना है आपकी मिक्स स्ट्रैटेजीज़ में तो कुछ दो क्राइटेरियाज हैं जिन्हें फुलफिल होना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही आप शॉर्टेस्ट सीक एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्टली, द नंबर ऑफ बफर्स फॉर ऑल प्रोसेसेस शुड नियरली हैव द सेम नंबर ऑफ बफर डाटा. जितने भी बफर्स आपने यूज़ करे हैं उन सब बफर के अंदर सेम साइज़ के डाटा ही स्टोर्ड होने चाहिए. Secondly, the overall required bandwidth should be sufficient for the number of active processes. Now, Continuous Media File System, CMFS. CMFS is also a disk scheduling algorithm, but it is a kind of non-primitive disk scheduling scheme, which is designed for your continuous media file system, that is CMFS at UC Berkeley. CMFS आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, बट दिस टाइम इज एन
नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मीन्स एक बार अगर प्रोसेस को कुछ एलोकेट कर दिया देन वो प्रोसेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स को पहले यूटिलाइज करेगी. जब यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा देन ओनली दे पास इट ऑन टू अनदर वन. द स्लैक टाइम, we mentioned slack time by using an H caps H, and H is the time during which the CMFS, that is continuous media file system, is free to do a non-real time operations on workhead for real time processes, because the current work ahead of each process is sufficient so that no process would starve, even if it would be starved for H seconds. H is your slack time. जितने टाइम के लिए आप CMFS को फ्री छोड़ देते हैं जस्ट टू प्रोसेस दी नॉन रियल टाइम ऑपरेशंस, दैट्स इज योर स्लैक टाइम. रियल टाइम शेड्यूलिंग पॉलिसीज. द कंसीडर्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग पॉलिसीज आर, फर्स्ट इज योर स्टैटिक मिनिमल पॉलिसी. In this static minimum policy, which is based on the minimal work ahead augmenting set, that is WAS. WAS is a set of operations where the data read for each process lasts longer than your worst case time, which is used to perform the operation. An operation may be the sum of read operations of all the process, which is particularly less than the time read data last for a process. Means जो इतना टाइम आपने प्रीवियस प्रोसेस को रीड करने में लगाया है उससे कम टाइम जिन सम हम करते हैं रीड ऑपरेशंस का उनका सम करें तो वो उससे कम होना चाहिए. A schedule is derived from the set that is a work ahead augmented and feasible. That is, the request was served in the order given by your WAS. जिस request format में WAS ने हमें फॉर्मेट रिप्रेजेंट किया है हम उसी रिक्वेस्ट फॉर्मेट को फॉलो करके रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और प्रोसेस करते हैं. द मिनिमल प्रोसेस इज योर सेकेंड वन. द मिनिमल WAS is the schedule where the worst case elapsed time needed to be served an operation set which is the least. That is, the set is in order in a way that reduces your time needed to perform the operation. The operation may be your seek times, like हमें seek time को reduce करना है तब हम इस मिनिमल प्रॉपर्टीज़ का और पॉलिसी का हम यूज़ कर सकते हैं. द मिनिमल पॉलिसी डजंट कंसीडर द बफर रिक्वायरमेंट्स. If there is not sufficient buffer, this algorithm cause a buffer overflow. That like your minimal policy can cause buffer overflow. Lastly, we have static policy. Static policy modifies the schedule such that no block is read if this block would cause a buffer overflow for that particular process. अगर बफर ओवरफ्लो के चांसेस होते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को रीड ही नहीं करते हैं अपने स्टैटिक पॉलिसी के अंदर. With this approach, starvation is avoided, but its use of short operations causes the high seek overhead. So these are 3 policies related to your real-time scheduling. Now, first of all, we read yes, your static, minimal, these one. And secondly, now we are dealing in greedy policy. A process is served as long as possible is in the case of greedy policy. Therefore, it computes at each iteration the slack time, which is your H, and then process with the smallest work ahead which is served. The maximum number n of blocks for this process, that is your greedy policy, is read, and n determined by your H. H is your slack time. The time needed to read your n blocks must be less than your H value, and then currently available buffer size. So these are some information which we must consider when we are dealing in greedy policy. Third policy is cyclic plan policy. It distributes the slack time among the processes to maximize the slack time. साइक्लिक मीन्स हमने एक पूरे स्लैक टाइम जो हमारा टोटल स्लैक टाइम है उसको अमंग जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं उन सब के अंदर हमने मैक्सिमम स्लैक टाइम दे के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इन दिस केस वी कैलकुलेट्स द H and increase the minimum WAS with your H milliseconds of additional reads. An additional read for each process is done immediately after the regular read determined by your minimal WAS. So these are 3 main policies related to your real-time scheduling.
This particular cyclic policy distributes the work ahead by identifying the process with the smallest slack time and schedules an extra block for it. This is done until the H is exhausted. H is your slack time. The number of block reads for the least work ahead is determined, and this particular procedure is repeated every time the read has completed. Do it yourself. First question, how file is maintained for continuous data? Secondly, list all disk algorithms or disk scheduling algorithms and explain any two of them. जितने भी हमने मल्टीमीडिया में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, लाइक योर अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट और स्कैन अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, उनमें से किन्हीं दो को आपको एक्सप्लेन करना है. और फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है कि आप कॉन्टिन्यूस डाटा को फाइल के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं. Continuous data, for example, you can take audio and video. These two are your continuous data. Thank you. Happy learning. We learning.